हेलो एवरीवन, दिस इज सी एच एजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो हम लोग आज अपने डे 5 पे आ चुके हैं। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एंड सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। काफी इजी टॉपिक्स हैं आज के। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक छोटा सा रिकैप जैसे हमेशा लेते हैं वैसे ही अपने पिछले क्लास का छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो पिछले क्लास में हमने क्या चीजें देखी थी? सबसे पहले क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे, उसके बाद यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में देखा था हमने। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग अगर मैं आपको बोलूँ तो मैंने समझाया था, ये वो एट्रीब्यूट्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए, उसको रेलेवेंट, उसको यूजफुल बनाने के लिए सब लोगों के लिए, है ना? ये चीजें होनी जरूरी है आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। तो देखते हैं क्या चीजें होनी चाहिए। इसको आप एक निमोनिक से याद कर सकते हो। आप इसको लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज रुक। ठीक है, ये आपका निमोनिक हो सकता है इफ यू वांट। ऐसे आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। तो सबसे पहले रिलायबिलिटी की बात करें तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिसपे आप रिलाय कर सको, भरोसा कर सको। भरोसा कैसे कर सकोगे? अगर वो वेरीफिएबल होगी। वेरीफिएबल मतलब कि कोई ऐसी चीज होगी जो उसका एविडेंस दे रही होगी। कोई बिल हो सकता है, वाउचर हो सकता है, कोई भी ऐसा सोर्स डॉक्यूमेंट हो जिसपे वो चीज लिखित में हो, या उसे कोई बताने वाला हो, कोई कंफर्म करने वाला हो, तो वो चीज वेरीफाइबल हो जाती है। ठीक, तो ऐसा होना चाहिए कि वो रिलायबल हो। दूसरा होना चाहिए, इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस, यानी कि कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए उसमें। इंसान का कोई अपना पर्सनल बायस्ड जजमेंट नहीं होना चाहिए उसमें, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने उसमें जो है हेरा-फेरी करके लिख दिया हो, मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। देन फाइनली है कि उसमें कोई मटेरियल एरर नहीं होना चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 7,000 रुपए का कोई ट्रांजैक्शन है तो उसे आप 700 का लिख दो तो ये काफी मटेरियल एरर हो जाती है। ठीक है, वैसे तो इट डिपेंड्स अपॉन द स्केल ऑफ बिजनेस। अगर बहुत बड़ा बिजनेस है तो फिर ये छोटी सी गलती कोई खास मायने नहीं रखती, बट देन ये साइज ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। दूसरे पे आते हैं रेलेवेंस की बात करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो रेलेवेंट होनी चाहिए टू द नीड्स ऑफ द यूजर्स, यानी कि बहुत अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड मत करो। क्लियर, ट्रांसपेरेंट, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बहुत कुछ हाइड भी मत करो और बहुत अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी मत दो। इतनी इन्फॉर्मेशन दो कि यूजर्स के काम आए, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग रहे। थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, यानी जो आप समझाना चाहते हो अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से वही सामने वाले को, यूजर को समझ में भी आए, है ना? यानी प्रेजेंटेशन आपका इतना क्लियर होना चाहिए। चलो फिर बात करते हैं कंपेरेबिलिटी की। तो कंपेरेबिलिटी मतलब आप अपने इंट्रा फर्म में कंपेयर कर सको एंड इंटर फर्म कंपैरिजन भी कर सको। दो वर्ड्स आपको लिखकर आने ही है यहाँ पे। इंट्रा फर्म मतलब विद इन योर फर्म, पीरियड वाइज आप कंपैरिजन कर सको, एंड दूसरा इंटर फर्म यानी कि आउटसाइड योर फर्म, अपने कॉम्पिटिटर्स वगैरह से भी आप कंपेयर कर सको। इन्फॉर्मेशन आपकी ऐसे फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग आ जाते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सिंपल सी बात बोले तो ये वो लोग हैं जो आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, किस लिए? क्योंकि उन्हें उसके बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं। अच्छा, सबसे पहले आते हैं इंटरनल यूजर्स इसमें, एंड देन आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। तो इंटरनल की बात करें तो ये वो लोग हैं, अंदर के लोग। मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया था अंदर के लोग। तो ये वो लोग हैं जिनका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में अंदर अंदर कुछ ताल्लुक है, डायरेक्टली ताल्लुक है। ये उस अकाउंटिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले बात करें तो ओनर्स आते हैं इसमें। ऑब्वियसली इनका अकाउंटिंग सिस्टम पे कंट्रोल है, ये कंपनी में बहुत जरूरी है। दे आर द वंस हु कंट्रीब्यूट द कैपिटल इनटू द बिजनेस। वो कैपिटल डालते हैं, पूंजी डालते हैं, कुछ बिजनेस में पैसे देते हैं बिजनेस को चलने के लिए। तो इसीलिए जरूरी है कि उन्हें पता हो कि प्रॉफिट कितना आ रहा है ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड। एंड दूसरा जरूरी है उन्हें ये जानना कि क्या मेरा पैसा सेफ है, मैंने जो पैसा इसमें डाल रखा है वो सेफ है, यानी मुझे वापस मिल सकता है या नहीं, राइट? चलो, तो प्रॉफिट एंड सेफ्टी यहाँ पर आपके ये दोनों की वर्ड्स हो गए। दूसरे होते हैं मैनेजमेंट। ये भी इंटरनल यूजर्स में आते हैं। मैनेजमेंट कौन होते हैं? बेसिकली जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेते हैं कंपनी के बढ़ोतरी के लिए, कि आगे आगे कंपनी को कैसे बढ़ाना है, हमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज रखनी चाहिए। एंड दूसरा, ये कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को भी मैनेज करते हुए चलते हैं। ठीक, इनका भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे डायरेक्ट कंट्रोल होता है, अकाउंटिंग सिस्टम पे डायरेक्टली कंट्रोल होता है। ये काइंड ऑफ वो लोग हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बनाने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये लोग वो हैं जो डिसीजंस लेते हैं कंपनी के लिए। डिसीजंस कैसे? जैसे कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाए, या और फंड्स कंपनी में कहाँ से लेके आए जाए, कहाँ कहाँ पर हमें फैक्ट्रीज खोलनी चाहिए, ये सारे डिसीजंस ये लोग लेते हैं।
फिर कंपैरिजन करते हैं परफॉर्मेंस का कि पिछले साल कैसा काम किया था, बाकी लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड फ्यूचर की प्लानिंग भी करते हैं कि हमें और अपने ऑपरेशंस को बढ़ाना चाहिए या कम कर लेना चाहिए। ये सब डिसीजंस इनका ही काम है, ये डिसीजंस लेना। अब बात करते हैं सेकंड एक्सटर्नल यूजर्स की। तो ये कौन है? ये बाहर वाले लोग हैं कंपनी के नहीं कह सकते बेसिकली। अगर आप, क्योंकि आप देखो ना एक्सटर्नल यूजर्स में ना, यहाँ पर आपके एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स भी आता है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि एम्प्लॉइज तो कंपनी के अंदर ही काम करते हैं, तो फिर वो लोग एक्सटर्नल यूजर्स कैसे हुए? एम्प्लॉइज एक्सटर्नल यूजर्स इसलिए हुए बिकॉज उनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे। वो उसे माइक्रो लेवल पे एकदम अंदर घुस के नहीं देख रहे हैं कि एक एक ट्रांजैक्शन क्या हुआ था। उन्हें ऊपर ऊपर से बातें पता चलती है कि हाँ भाई, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ऊपर ऊपर से क्या रीजंस रहे, ये सब पता चलता है बस। इसीलिए एक्सटर्नल यूजर्स है। समझ आई बात? एंड ये दोनों जो है ओनर्स एंड मैनेजमेंट, ये अंदर घुस के इनके पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है। चलो, आ जाते हैं जल्दी जल्दी। बैंक्स यहाँ पर हैं सबसे पहले हमारे एक्सटर्नल यूजर्स। ये लोन देते हैं कंपनी को, तो इन्हें जानना जरूरी है कि प्रोग्रेस कितनी है, क्या मुझे इन्हें लोन प्रोवाइड करना चाहिए, इफ यस तो हाउ मच, क्या इनकी रीपेइंग कैपेसिटी है भी या नहीं। फिर क्रेडिटर्स की बात करें तो ये वो लोग हैं जो गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट पे, उधार पे सप्लाई करते हैं कंपनी को। तो इन्हें भी सेम लॉजिक पे ये जानना जरूरी है जैसे बैंक्स को, वैसे ही इनको भी, कि क्या मतलब पेइंग एबिलिटी है बिजनेस की या नहीं है। फिर गवर्नमेंट की बात करें तो इनको तो हमसे टैक्सेस लेने होते हैं कंपनी से, और दूसरी बात इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी होती है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी होती है। तो सबकी इनकम जोड़ के कैलकुलेट होती है नेशनल इनकम। तो मेरी भी इनकम जाएगी उसमें, और उसी के बेसिस पे इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती है। फिर पब्लिक की बात करें तो इनको ये जानना है व्हाट आर वी गिविंग बैक टू द सोसाइटी, क्योंकि सारे रिसोर्सेज सोसाइटी से लिए गए हैं बाय द कंपनी। तो क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप कर रहे हो, क्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कुछ बुरा तो नहीं आ रहा आपके ऑपरेशन से, ये सब देखना इनका काम है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये वो लोग हैं जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्हें ये जानना क्यों जरूरी है कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, ये जानने के लिए कि क्या हम इन्वेस्ट करें भी या नहीं करें, क्या मेरा पैसा सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। एम्प्लॉइज को क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि इन्हें अपने बोनस और इंक्रीमेंट्स की पड़ी है भैया, और वो डिपेंड करता है कि कंपनी ने परफॉर्म कैसा किया। प्रॉफिट ही नहीं होंगे तो काहे का बोनस। फिर ये भी बात आती है कि कंपनी ने क्या रेगुलेशंस को फॉलो किया या नहीं जो एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए बने, ये भी इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख के पता चल सकता है। रिसर्चर्स की बात करें तो ये इनका तो काम ही है रिसर्च करना कि कंपनी जो है वो क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रही है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स लाए जा सकते हैं, एंड आर वी अलाइंड टू एवरी आर वी अलाइंड टू ऑल द सिस्टम्स दैट आर बीइंग यूज्ड ग्लोबली। ठीक, बस इतनी सी बात थी भाई। अब हम लोग आज के अपने एजेंडा पे आ जाते हैं, विच इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब चाहे आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स पूछ ले यानी कि उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग का, या फिर फंक्शंस पूछ ले यानी कि काम क्या है अकाउंटिंग का, आप यही सेम पॉइंट्स लिख कर आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपनी बुक में चाहे अगर आप चेक कर लेना, आप ये सेम चीजें लिख के आ सकते हो। रोल ऑफ अकाउंटिंग में भी यही सेम चीजें आती हैं, तो आप चाहो तो ना यहाँ पे रोल ऑफ अकाउंटिंग भी लिख सकते हो। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि नेम एनी टू फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, तो आपको वो शॉर्ट आंसर में लिख कर आ जाना है 2-3 लाइन में। ठीक है, मतलब दोनों पॉइंट्स को डिफाइन करके ऐसे, तो आपका काम बन जाएगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से, काफी इजी है, इसको फटाफट खत्म कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, आखिर उद्देश्य क्या है भैया? सबसे बेसिक फंक्शन अकाउंटिंग का तो यही है ना कि हम सिस्टमेटिक जो रिकॉर्ड्स बनाकर रख सके, क्योंकि हम सब कुछ याद नहीं रख सकते। तो हम सिस्टमेटिक मैनर में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए चले, ताकि याद रखने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए हम क्या चाहते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अच्छी तरीके से मेंटेन किया जा सके, इसलिए अकाउंटिंग हमें उसमें हेल्प करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए। हमारा फर्स्ट चीज तो ये कि हम अच्छे से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर ले। फिर अल्टीमेट एम क्या है मेरा, कि ये पता लगाना कि मैंने प्रॉफिट कमाया है, लॉस कमाया एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक, और इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है एक स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट? प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। बेसिकली आप ऐसा समझ लो ये कैसे बनता है, मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे रही हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरीके से होता है, जहां पर आप क्या करते हो, रेवेन्यूज एक तरीके से सारी मान लो इस साइड लिख लेते हो। रेवेन्यूज मतलब जो जो पैसा आ रहा है, प्लस वाली चीजें इस साइड लिख ली, और सारे एक्सपेंसेस जो है वो इस साइड लिख लिए, माइनस वाली चीजें इस साइड लिख ली। तो ये मुझे क्या निकाल के दे देता है, एक समरी निकाल के दे देता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वही तो प्रॉफिट या लॉस होगा ना। डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंस विल बी प्रॉफिट और लॉस। अगर रेवेन्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट हो जाएगा, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है तो लॉस हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा,
और एक चीज और बता दूं आपको, ये थोड़ी सी नई चीज बता रही हूँ एंड इसको हम बाद में और डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन अभी बस इतना बता रही हूँ। रेवेन्यूज राइट साइड में लिखी जाती है हमेशा, एंड क्रेडिट साइड बोलते हैं इसको, इस अकाउंट का, ठीक है। और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं, एंड इस लेफ्ट साइड को डेबिट बोला जाता है किसी भी अकाउंट का। लेफ्ट साइड हमें इज ऑलवेज डेबिट साइड, राइट साइड इज ऑलवेज क्रेडिट साइड। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यूज एंड रेवेन्यूज को मैंने क्रेडिट लिखा है, बिकॉज दिस इज ऑलवेज रिटन ऑन द राइट साइड एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस अकाउंट, तो मैं इसे डेबिट बोल रही हूँ। समझ आई बात? बस इतना जानना बहुत है आपके लिए अभी, बाकी तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ही, ठीक है। फिलहाल एग्जाम में आप सिंपली ये लिख के आ सकते हो कि मेरा काम क्या है, इस अकाउंटिंग का काम क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना। एंड दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यूज एंड एक्सपेंस। नेक्स्ट इज कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो पता लग गई, मैंने कल भी समझाया था। यहां से मेरे को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लग रही है, ठीक है, मैं आपके लिए लिख भी देती हूँ। यहां से मुझे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता लग रहा है, ठीक। बट मुझे फाइनेंशियल पोजीशन भी अपनी पता लगानी है, तो ये कैसे पता लगती है? ये तो बैलेंस शीट ये काम करके देती है मुझे, ठीक है। बैलेंस शीट ये काम करके देती है, यहाँ लिखा भी हुआ है कि बैलेंस शीट आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? कितना मेरे पास कैश है, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें मुझे उधार चुकता करना है, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझसे उधार ले रखा है और उन्हें मुझे वो उधार चुकाना है, कितने मैंने लोन्स ले रखे हैं, ये सब बातें मुझे बैलेंस शीट से क्लियर होंगी। इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है असेट और एक आते हैं लाइबिलिटीज। इन सब का डिटेल हम आगे देखेंगे कि ये क्या होता है, क्यों होता है, सब देखेंगे। बट अभी के लिए इतना याद कर लो कि बैलेंस शीट में देर आर टू कंपोनेंट्स, असेट साइड एंड लाइबिलिटीज साइड। फाइन, चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लो। देखते देखते हमने 3 पॉइंट्स कवर कर लिए। सबसे पहला क्या था? रिकॉर्ड करना जरूरी है, सारे के सारे ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड होते रहे, ये मेरा कीवर्ड है। दूसरी बात, इसके बाद मेरा अल्टीमेट एम क्या है? स्टोरी बनाते हुए चलो दिमाग में, तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगेगा आपको याद करने में। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा अल्टीमेट एम? कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना है। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ में जुड़ा हुआ एक थर्ड पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन भी पता लगानी है। तो वो कैसे पता चलेगी? बैलेंस शीट से। अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे, इट फैसिलिटेट्स द मैनेजमेंट, ठीक है। अकाउंटिंग मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करती है, बहुत बार पढ़ चुके हैं कैसे। वो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ना, कि क्या आगे डिसीजन लेना है, कैसे कंपनी को आगे बढ़ाना है। बजटिंग में हेल्प करता है, यानी कि कंपनी जैसे एक छोटे से मिडिल क्लास घर में भी आपकी मम्मी या आपके पापा कोई भी बैठ के बजट बनाता होगा कि हमें इस महीने इतना खर्चा करना है, इस महीने सैलरी इतनी आई, रेवेन्यू इतनी आई, एक्सपेंसेस इतने होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए वरना तंगी आ जाएगी। तो वैसे ही कंपनी भी बैठ के बजट बनाती है, आपको ये बता दूं मैं। और फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है? आगे की सिचुएशन क्या हो सकती है, ठीक है, यानी आगे हम कितना पैसा कमा सकते हैं, ये सब फोरकास्ट किया जाता है। जैसे वेदर फोरकास्ट होता है, वैसे ही फाइनेंशियल्स की भी फोरकास्टिंग होती है। पुराना अपना डेटा देखकर आगे की चीजों को हम फोरकास्ट करते हैं कि आगे फ्यूचर में कितना पैसा कमाया जा सकता है, राइट। एंड फाइनली आप यहाँ पर ऐसे देख लो कि इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। अकाउंटिंग क्या करती है? इंफॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करती है, किनको? जो भी यूजर्स हैं ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उन सबको हम कम्युनिकेट करते हैं, विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ योर अकाउंटिंग प्रोसेस। सारा का सारा काम खत्म करने के बाद हम कम्युनिकेट करते हैं, वो ही मेरा लास्ट ऑब्जेक्टिव है। भाई अकाउंटिंग करी ही इसलिए जाती है, तो इसको एक स्टोरी वे में याद कर लो। सबसे पहले मेरा बेसिक काम है ट्रांजैक्शंस को जो है प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना। दूसरा मेरा काम है कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस पता लगा पाऊं साल के एंड में। तीसरा काम है बैलेंस शीट बना पाऊं एंड अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा पाऊं। चौथा काम है मैनेजमेंट को वो इन्फॉर्मेशन दो ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके। इट फैसिलिटेट्स द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग वगैरह के लिए। एंड फाइनल है कि मैं जो बाकी यूजर्स हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर पाऊं। फाइन, बस इतना सा था, ठीक है। अब चाहे ऑब्जेक्टिव्स आ जाए, फंक्शंस आ जाए या रोल आ जाए, आप सब में ये इन्फॉर्मेशन, ये सारे पॉइंट्स जो है वो चेक के आ सकते हो, कॉमन पॉइंट्स है क्योंकि, ठीक, अपनी बुक में से भी चेक कर लेना। अब हम लोग एक फाइनल टॉपिक पे आ जाते हैं विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट शॉर्ट में लिखने को आ सकता है एक नंबर में, तो एटलीस्ट उसको पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा। सबसे पहली चीज है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। भाई मैंने आपको कल ही समझाया था, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आर्ट का मतलब क्या है कि आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स वगैरह रहेंगे, लेकिन हर इंसान का अलग तरीका हो सकता है उसे करने का, उस अकाउंटिंग को करने का। तो वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि दो अकाउंटिंग सिस्टम्स होते हैं वैसे।
एक होता है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम एंड सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम भी होता है। ठीक, जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है दैट इज डबल एंट्री सिस्टम, एंड ये ही आप पूरे साल सीखने वाले हो, इसी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आप सीखोगे। ये आपके पास आएगा लास्ट में एक चैप्टर के रूप में आएगा, बट इट इज मतलब वो आप उसी चैप्टर में पढ़ना। ठीक, अभी आपको ये थ्योरी में लिखने को आ सकता है कि एक्सप्लेन की डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, तो आप वो लिखकर क्या आओगे उस केस में। बस आपको ओवरव्यू दे देती हूँ आपको क्या लिख कर आना है। क्या होता है ना बेटा, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में एक कोई ट्रांजैक्शन होगा, उसके हमेशा दो एस्पेक्ट्स होते हैं। अब दो एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ठीक है, मतलब क्या, अगर एक ट्रांजैक्शन है तो उसके दो पहलू होंगे। एस्पेक्ट का मतलब ही पहलू होता है। अब इसका एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगी ना जब, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। समझो, इफ आई परचेज गुड्स वर्थ 10,000 रुपीज, तो ये एक ट्रांजैक्शन होगा। ये एक बिजनेस का ट्रांजैक्शन है कि मैंने गुड्स परचेज किए 10,000 रुपए के। अब मैं क्या कह रही हूँ, दिस इज वन ट्रांजैक्शन, दिस विल बी हैविंग टू एस्पेक्ट्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इसके दो पहलू हैं। दो पहलू क्या होंगे? एक तो गुड्स केम इन, गुड्स बिजनेस में आ जाएंगे क्योंकि परचेज किए हैं, और दूसरा पहलू क्या होगा? कैश वेंट आउट। कैश जो है वो कंपनी से बाहर चला जाएगा, क्योंकि कैश दोगे तभी तो गुड्स मिलेंगे ना। तो अगर एक प्लस होगा तो एक माइनस जरूर होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो ये अगर माइनस हुआ तो यहाँ पर ये चीज प्लस भी हो गया। समझ आई बात? अब ये जो दो एस्पेक्ट्स हैं, इसी को हम डेबिट और क्रेडिट की भाषा में लिखते हैं। अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा कि किसको डेबिट लिखूं और किसको क्रेडिट लिखूं। वो मैं आपको अभी बता देती हूँ फिलहाल। अभी के लिए देख लो, सिर्फ रूल तो मैं आपको समझाऊंगी बाद में विद लॉजिक, एवरीथिंग सब समझेंगे। बट अभी के लिए इतना समझ लो, इसको मैं डेबिट लिखूंगी, इसको क्रेडिट लिखूंगी। अब सिंस हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं एंड इक्वली ही वो एस्पेक्ट्स पे इम्पैक्ट आता है, तो अगर 10,000 का डेबिट हुआ है यहाँ पर, तो 10,000 का क्रेडिट भी होगा। यानी कि एक ट्रांजैक्शन का इक्वल अमाउंट में इम्पैक्ट पड़ेगा दोनों तरफ, प्लस में भी एंड माइनस में भी। और इसीलिए क्या होता है ना कि ये क्या इंश्योर करता है कि मेरे अकाउंट्स में एक अरिथमेटिकल अक्यूरेसी रहे, मेरे अकाउंट्स अरिथमेटिकली अक्यूरेट रहे। ये बात ये इंश्योर करता है डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि एंड में जाकर मैं ये चेक कर सकती हूँ कि मेरे सारे अकाउंट्स प्रॉपरली मैंने सब कुछ लिखा है, कुछ गलती तो नहीं हुई है। काफी हद तक हम इस चीज को चेक कर सकते हैं, कुछ सिनारियोज हैं जहां पर नहीं भी कर सकते। वील डिस्कस ऑल दैट, अभी के लिए इतना काफी है। आई होप आपको समझ आया होगा। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स, एक प्लस में एक माइनस में, एक को डेबिट बोलते हैं एक को क्रेडिट बोलते हैं, एंड दोनों पर इक्वल इम्पैक्ट आएगा हमेशा। और ये क्या इंश्योर करता है कि मेरे अकाउंट्स जो हैं वो अरिथमेटिकली एक्यूरेट हो। ये सारे शब्द आपको यूज करके आने हैं। दैट वन ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट, राइट। एंड ये एग्जाम्पल भी आप देख के आ सकते हो। तो मतलब वर्ड्स फॉर्म में आप अपनी भाषा में लिख के अपनी भाषा मतलब कि इंग्लिश में ही लिख के आ जाना, एंड आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फाइन, ठीक है। अब दूसरा समझ लेते हैं, इतना काफी होगा आपके डबल एंट्री सिस्टम वाले क्वेश्चन में। 1 मार्क का आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, बस इससे ऊपर तो मुझे उम्मीद नहीं है, या एमसीक्यू वगैरह होगा। चलो, सिंगल एंट्री सिस्टम फटाक से देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस तो डबल एंट्री बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं होते हैं, यानी कि दो एस्पेक्ट्स नहीं है हर एक ट्रांजैक्शन के। ये एक इनकम्प्लीट और अनसिस्टमेटिक सा सिस्टम है जिसको बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है, ठीक है। और इसमें तो क्या होता है कि कुछ ट्रांजैक्शन का हम डबल एंट्री करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिनका एक ही एस्पेक्ट होता है। इस तरीके से सिंगल एंट्री सिस्टम चलता है। इसका जब चैप्टर आएगा ना तब इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी के लिए इतना काफी है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ यस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा, क्या लगा, इफ देयर आर एनी पॉइंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट। एंड इफ यू वांट टू जॉइन माय क्लासेस, हम डेली एक टाइम पे क्लासेस करेंगे, राइट। तो आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी एंड आपको सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। 1-to-1 सेशंस होंगे, डाउट सॉल्विंग होगी, सब कुछ होगा। इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट, तो आप मुझे टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहां पर आपको ये सारे नोट्स फ्लो चार्ट फॉर्म में सब कुछ मिलेगा फ्री में, ठीक है। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।